नमस्कार दोस्तों। तो हम क्राउन जी के देख रहे थे और अभी हमारा चल रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये 2.9 एक्सरसाइज है तुगलक वंश, जिसका काल है 1320 से 1414 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल कुल मिला के लगभग 5 वर्ष तक का रहा है, 1320 से 1325 ईस्वी। तो सबसे पहला पॉइंट है तुगलक वंश के मतलब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक किसी वंश का नाम नहीं था। गयासुद्दीन का नाम गाजी तुगलक अथवा गाजी बेग तुगलक था। इस कारण उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी इतिहास मतलब एक यात्री थे किसी दूसरे देश के, रस्मोनियम अथवा मध्यम पंथी नीति कहा है। मतलब गयासुद्दीन की नीति को बर्नी ने रस्मोनियम कहा या फिर मध्यम पंथी नीति कहा, क्योंकि ये उदार नीति के पालन करने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई और नहरों का निर्माण करवाया। इससे किसानों और राज्य की आर्थिक निधि में सुधार हुआ। उसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। उसने न्याय व्यवस्था में सुधार किया। तो ये सारी डाक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में सुधार की बातें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में की जा रही है। किसने ये गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। गयासुद्दीन ने सरकारी कर्मचारियों को राजस्व वसूली में हिस्सा न देकर उन्हें करमुक्त जागीरें दी। चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के साथ उसके संबंध कटुतापूर्ण थे। जब गयासुद्दीन बंगाल अभियान से लौट रहा था तो उसने दिल्ली आने से पहले ही औलिया को दिल्ली छोड़कर चले जाने को कहा। यह सुनकर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हनूज ए दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन जब अफगानपुर नामक गांव में विश्राम कर रहा था तो लकड़ी के महल की छत गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था। उसे उसके द्वारा तुगलकाबाद में बनवाए गए कब्र में दफनाया गया है। तो देखिए, दो बातें आ रही है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में। एक तो ये है कि एक गांव था अफगानपुर, तो उसमें जब वो विश्राम कर रहा था उस गांव में, तो लकड़ी के महल का छत गिर गया, इसके कारण मृत्यु हो गई। लेकिन इब्न बतूता ने कुछ और लिखा है। इनका कहना है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनके षड्यंत्र था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। 1325 से 1351 लंबा शासनकाल है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था तथा उसने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। वह गयासुद्दीन का पुत्र था। उसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, तो इब्न बतूता ये मोरक्को के यात्री थे, भारत आया था, जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। उसने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा। तो देखिए, इब्न बतूता के बारे में 3 फैक्ट हो गया। एक तो ये कि सबसे पहला ये कि मोरक्को का ये यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। तीसरा फैक्ट ये हो गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त किया था दिल्ली का। और चौथा फैक्ट ये हो गया 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा था। तो 4 फैक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ रचना की है, उसका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ले इलाह यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है अंकित कराया। उसके शासनकाल में साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर पूरा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत 23 प्रांतों में बटा हुआ था। अभी वैसे भारत के पास कितने प्रांत हैं? कुल 28 प्रांत है और 8 यूनियन टेरिटरी है। प्रशासनिक परिवर्तन क्या किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने? वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया और भारतीय मुसलमानों व हिंदुओं को भी सम्मानित पद प्रदान किए। दूसरा पॉइंट, उसने दोआब में कर वृद्धि की। तीसरा पॉइंट, उसने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग खोला और एक नया मंत्री अमीर एक को ही नियुक्त किया। राजधानी परिवर्तन चौथा पॉइंट है। उसने दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की तथा देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा। उसकी यह योजना असफल हुई, जिससे प्रशासन तंत्र के साथ राजस्व का भारी नुकसान हुआ। 5वां है सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक की एक और असफल योजना थी प्रतीक मुद्रा का चलन आरंभ करना। उस समय चांदी के सिक्कों को टका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इस मुद्रा का चलन
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी का सामना करने के लिए किया गया था। उसने तांबे या पीतल के सिक्के चलवाए। इससे पहले चीन में कुबलई खां के समय सांकेतिक मुद्रा का चलन सफलतापूर्वक किया गया था। मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि सबसे पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक ने ही भारत में शुरू किया, इससे पहले चीन में शुरू हो गया था सांकेतिक मुद्रा का चलन। अब नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक का यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का अभियान। तो पहला है, उसके काल में एकमात्र मंगोल आक्रमण 1328 से 29 में अलाउद्दीन तर्मासिरीन के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा पॉइंट, मोहम्मद तुगलक ने खुरासान, मतलब अफगानिस्तान को खुरासान कहा जा रहा है, खुरासान को जीतने की योजना बनाई जो कार्य रूप में परिणत न की जा सकी और सुल्तान ने सेना को भंग कर दिया। तीसरा पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 से 1338 ईस्वी में कुराचील अभियान, कहीं कहीं पर कराचील अभियान लिखा हुआ है, तो कुराचील अभियान किया जिसका उद्देश्य उन पहाड़ी राज्यों को अपनी अधीनता में लाना था जहां अधिकांश विद्रोहियों को शरण प्राप्त होती थी। यह स्थान आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुमायूं जिले में था। इस आक्रमण से सुल्तान की सैन्य शक्ति दुर्बल हुई। अब नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में प्रमुख विद्रोह। तो पहला है, गुलबर्गा के निकट सागर के जागीरदार वहाबुद्दीन गुरशस्प का विद्रोह हुआ। दूसरा, मुल्तान के सूबेदार बहरान आइबा उर्फ किशलू खां का विद्रोह हुआ। तीसरा पॉइंट, 1327 से 28 में बंगाल का विद्रोह। चौथा पॉइंट, सुनम और समाना, कड़ा, बीदर, अवध के विद्रोह। और पांचवा पॉइंट, 1336 में विजयनगर का विद्रोह हुआ था। छठा पॉइंट है 1347 में देवगिरी में विद्रोह एवं बहमनी राज्य की नींव। नेक्स्ट है, उसने निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरे का निर्माण करवाया। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है कि निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरे का निर्माण कराया था। उसने तुगलकाबाद के पास आदिलाबाद नामक दुर्ग बनवाया। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला जा रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सतपलाह बांध एवं बिजली महल का भी निर्माण करवाया था। तो ये नया पॉइंट है, लुसेंट में ये कहीं पर मिलेगा नहीं। सतपलाह बांध और बिजली का महल का भी निर्माण करवाया। मृत्यु, तो एक विद्रोह के दमन के दौरान थट्टा उस समय सिंध को कहा जाता था, जो अभी सिंध है ना, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, उसमें थट्टा कहते थे। तो थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक बीमार हो गया और 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। बदायूनी के अनुसार सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, 1351 से 1388 ईस्वी। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब फिरोज उसके साथ था। 22 मार्च 1351 ईस्वी फिरोज सुल्तान बना और फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज का आंतरिक शासन कैसा रहा? तो सबसे पहला पॉइंट है राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो फिरोज मतलब फिरोज शाह तुगलक, फिरोज ने इस्लामी कानूनों के आधार पर केवल 4 कर लगाए। खराज, जिसको लगान कहते हैं, खम्स तो आपको पता ही है, जो युद्ध में लूटे गए धन जो होता था उसको खम्स कहते थे। तो युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग शासन व्यवस्था में गया और बाकी 4/5 भाग इसका मतलब बांट दिया गया सैनिकों में। जजिया, हिंदुओं पर धार्मिक कर लगाया जाता था। और जकात, आय का 2.5% जो मुसलमानों से लिया जाता था और उन्हीं के हित में व्यय किया जाता था। तो जकात ये होता था। उसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज ने हर्व ए सर्व नामक सिंचाई कर लिया जो उपज का 1/10वां भाग होता था। फिरोज ने तकावी ऋण माफ कर दिया। तकावी ऋण मतलब कृषि ऋण माफ कर दिया। उसके समय लगान पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग था। उसने ससगनी नामक सिक्का चलाया। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने अद्धा एवं बिख नामक तांबा और चांदी निर्मित सिक्का चलाया। दूसरा है सिंचाई व्यवस्था के बारे में। तो फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। इसमें यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी नहर थी। उसने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए। तीसरा पॉइंट, नगर और सार्वजनिक निर्माण कार्य। तो फिरोज ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और फिरोजाबाद नगर बसाए। उसे दिल्ली में फिरोज शाह कोटला कहलाने वाला नगर बहुत पसंद था। नेक्स्ट है, उसने मोहम्मद बिन तुगलक, ये उसने मतलब फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोल रहा है। तो फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका बचपन का नाम जूना खां था, मतलब जूना खां कहते थे उनको, की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की। तो देखिए, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है, लेकिन किसके याद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। फिरोज ने
ताश घड़ियाल एवं एक जल घड़ी का भी निर्माण करवाया था। उसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगाया। इसमें एक मेरठ और दूसरा टोपरा, टोपरा पंजाब में है, से लाया गया था। तो एक 2 स्तंभ मंगवाए थे, एक मेरठ से, दूसरा टोपरा से, टोपरा पंजाब में है। नेक्स्ट है, फिरोज ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था। इस प्रकार कुतुब मीनार अब 5 मंजिला बन गई। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कुतुब मीनार 5 मंजिला किसके शासनकाल में बनी थी? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनी थी। चौथा है, परोपकारी कार्य क्या क्या किया इसने? तो उसने, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात विभाग स्थापित किया, जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। उसने दिल्ली के निकट एक खैराती अस्पताल दारुल सफ़ा स्थापित किया। फिरोज ने, मतलब अगर क्वेश्चन पूछे दारुल सफ़ा फिरोज शाह तुगलक शासनकाल में क्या था, तो एक खैराती अस्पताल था। फिरोज ने दीवान इस्तिहाक की स्थापना की, जो मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देने से संबंधित था। नेक्स्ट है, उसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान बनाया। 5वां, शिक्षा पर क्या काम रहा है फिरोज शाह तुगलक का? तो फिरोज विद्वानों का सम्मान करता था। उसके दरबार में बरनी और शम्से सिराज अफीफ जैसे विद्वान निवास करते थे। नेक्स्ट है, प्रमुख पुस्तकें व लेखक के बारे में। तो फतवा ए जहानदारी ये बरनी ने लिखा है। तारीख फिरोज शाही ये भी बरनी के द्वारा लिखा गया है। और तारीख फिरोज शाही, देखिए 2 है, तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। एक तारीख फिरोज शाही बरनी ने लिखा, दूसरा तारीख फिरोज शाही ये शम्स ए सिराज अफीक द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से टिक लगाना होगा, क्योंकि नाम किताब का एक ही है और 2 राइटर हैं इसके। एक है फुतुहात ए फिरोज शाही, तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है ये फुतुहात ए फिरोज शाही। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, इसलिए फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ। फतवा ए जहांदरी बरनी ने लिखा है और बरनी ने ही तारीख फिरोज शाही लिखा है। हालांकि तारीख फिरोज शाही किताब एक और लिखा गया है जो शम्स ए सिराज अफीक के द्वारा लिखा गया है, और एक फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही। तो ये सारे बातें थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट और है अभी। उसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से प्राप्त 138 ग्रंथों में से कुछ का फारसी में अनुवाद कराया, जिससे एक का नाम दलायले फिरोज शाही था, जो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। तो दलायले फिरोज शाही नक्षत्र विज्ञान से संबंधित एक अनुदित पुस्तक थी। अब धार्मिक नीति कैसी थी फिरोज शाह तुगलक की? तो फिरोज ने राज्य के शासन व्यवस्था में इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को प्रधानता दी। वह सूफी संत बाबा फरीद का अनुयायी था। वह बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति कठोर था। फिरोज ने खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति ली और अपने को खलीफा का नायाब पुकारा। कुछ अन्य तथ्य भी हैं इससे संबंधित, जैसे आधुनिक इतिहासकार एल्फिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। फिरोज की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहा गया है, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा गया, ये बात ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट है नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक का। तो यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन अगर पूछे कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नसीरुद्दीन महमूद था। उसका शासन दिल्ली तक ही सीमित था। इसके शासनकाल में मंगोल तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन की मृत्यु 1412 ईस्वी में हुई, जिसके बाद तुगलक वंश का शासन समाप्त हो गया। 1412 ईस्वी में दौलत खां लोदी सुल्तान बना, परंतु खिज्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर स्वयं 1414 ईस्वी में दिल्ली सिंहासन पर बैठकर एक नवीन राजवंश सैयद वंश की स्थापना की। तो अब 2.10 में देख लेते हैं। सैयद वंश छोटा सा होगा, 1414 से 1451 ईस्वी तक का इनका काल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था 1414 से 1421 ईस्वी तक, यानी 6-7 वर्ष तक का। उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट था। वह तैमूर के पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट और राजस्व भेजता था। उसने कई वर्षों तक शाहरुख के नाम का खुतबा भी पढ़ा। उसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को दिल्ली में हुई। खिज्र खां ने अपने पुत्र मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक का शासनकाल रहा है को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसने शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम के सिक्के चलाए। उसने यमुना के किनारे मुबारकाबाद बसाया।
उसने तत्कालीन विद्वान याहिया सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया, जिसने उस समय के इतिहास तारीख मुबारक शाही को लिखा है। तो क्वेश्चन कई बार ये मिलान करने में आ चुका है और आने की संभावना लगभग हमेशा मध्यकालीन वाले पोर्शन से रहता है कि तारीख मुबारक शाही किसने लिखा है, तो याहिया सरहिंदी ने लिखा है। मैच द फॉलोइंग में घटना चक्र में आपको कई बार मिल जाएगा ये। मुबारक शाह सैयद शासकों में योग्यतम शासक था। कुछ और पॉइंट है। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में उसे अपदस्थ कर दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना की। सैयद वंश का शासनकाल केवल 37 वर्ष का रहा है। तो देखिए, एक क्वेश्चन कहीं पर मैंने ये भी देखा है कि दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश का सबसे ज़्यादा शासन रहा है और सबसे कम शासन रहा है। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मतलब मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का। अब नेक्स्ट है 2.11 लोदी वंश 1451 से 1526, ये लास्ट वंश होगा। तो सबसे पहला है, बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदियों ने की है। तो पहला अफगान राज्य की स्थापना लोदी वंश ने किया। दूसरा आपको फिर मिलेगा शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापित अफगान शासन। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदियों ने ही की थी। तो अब पढ़ते हैं बहलोल लोदी के बारे में। इनका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहूखेल से संबंधित था। उसकी महत्वपूर्ण सफलता जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। बहलोल ने बहलोली सिक्के चलवाए, जो अकबर के पहले तक उत्तर भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। वह अमीरों को मसनद ए अली पुकारता था। उसका अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर हुआ। ग्वालियर से वापस आते हुए जलाली के निकट जुलाई 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आता है सिकंदर लोदी 1489 से 1517। बहलोल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से 17 जुलाई 1489 को दिल्ली का शासक बना। उसने आगरा का नवीन नगर बसाया, जहां पर बादलगढ़ का किला का निर्माण कराया। 1506 मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन बने कि बादलगढ़ का किला का निर्माण किसने कराया था, तो सिकंदर लोदी ने कराया। और ये कहाँ पर है? आगरा के पास। 1506 ईस्वी में आगरा सिकंदर लोदी की राजधानी बनी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। तो देखिए, गुलरुखी तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि काव्य संग्रह है ये सिकंदर लोदी का। और किस भाषा में ये कई बार मिल सकता है, तो फारसी भाषा में लिखा गया कविता है ये। उसके समय में मतलब सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। तो लज्जत ए सिकंदर शाही रचना की सबका संबंध किससे है, तो गायन विद्या से संबंधित है। उसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम था फरहंदे सिकंदरी। तो ये भी ध्यान रखना है, आयुर्वेदिक ग्रंथ है फरहंदे सिकंदरी। उसने नाप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी प्रारंभ किया, जो 30 इंच का होता था। सिकंदर ने अनाज पर जकात लेना बंद करवाया। उसने ब्राह्मणों से जजिया लेना पुनः शुरू किया। उसने नगर कोट के ज्वालामुखी की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे दिया। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना भी बंद कर दिया था और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कट्टरता, एक तरीके से कट्टर नीति को अपनाया शासन में। सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा में ही हुई। अब है इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। इसके बाद फिर बाबर का जन्म होगा भारत में। मतलब जन्म तो हो चुका है, कहने का मतलब शासन व्यवस्था में। तो इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। प्रमुख अफगान सरदार दौलत खां लोदी पंजाब का जो सूबेदार था, और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां ने इब्राहिम की सत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम की पराजय हुई और वह युद्ध स्थान में मारा गया। तो ये सारी बातें हैं। फिर इब्राहिम लोदी की मृत्यु से
लोधी वंश एवं दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं। आपको वैसे बाबर के बारे में मतलब ठीक ठीक जानना होगी कैसे दिल्ली आया, तो बाबर नाम का एक वेब सीरीज है शायद डिज्नी हॉटस्टार पे, तो आप ज़रूर देखिए उसको, उससे आपको स्पष्ट पता चलेगा, काफ़ी मैसेजिंग है। तो अमीर खुसरो के बारे में देख रहे हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। फिर से बोल रहा हूँ, एटा जिला पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। उसका पूरा नाम था अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। उसने कुल 9 सुल्तानों का शासनकाल देखा। वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली को जन्म दिया। वह स्वयं को तोता ए हिंद कहता था। अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरे को मिलाकर सितार बनाया था। तो सितार किसने बनाया? अमीर खुसरो ने। भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरे को मिला करके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था कैसा था। 2.12 में ये बातें कही गई है। तो केंद्रीय शासन था, कुछ बिंदु हैं इसके लिए। तो केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान होता था। उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। वैसे प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य क्या होते थे वो देख लेते थे। एक साइड अधिकारी है, दूसरी साइड कार्य है। तो एक होता था वजीर, जैसे अभी प्रधानमंत्री है उसमें वजीर होता था, तो ये राजस्व विभाग को देखता था। दीवान वजारत जिसको कहते हैं, तो राजस्व विभाग का प्रधान ही होता था वजीर दरअसल। नेक्स्ट है आरी जे मुमालिक, जो सेना विभाग का प्रधान होता था। इसको दीवान अर्ज भी कहते हैं। फिर है दवीर ए खास, तो शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान होता था। अमीर मुंशी भी कहते हैं दवीर ए खास को, या दीवाने इंसा विभाग कहते थे। दीवाने रसातल, तो विदेश वार्ता और कूटनीतिक संबंधों का देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था, तो उसके मंत्री को, मतलब उस अधिकारी को या मंत्री दीवाने रसातल कहते थे। सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग का प्रधान सद्र उस सुदूर होता था। काजी उल कजात, न्याय विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। तो ये सब मिलान करने वाले में आ सकता है। अमीर एक आखुर, ये अश्वशाला का प्रमुख होता था। मुंसिफ ए मुमालिक, ये महालेखाकार होता था। अमीर ए मजलिस, ये शाही उत्सवों का प्रबंध करता होता था। खाजिन, ये आय का संग्रह करता था होता था। तो 10 सेकंड पीछे करके इसको फिर से एक बार देख लीजिए, मतलब सुन लीजिए। कुछ प्रमुख विभाग और उनके कार्य हैं। तो दीवान बजारत, ये वित्त विभाग होता था। दीवान अर्ज, ये सैन्य विभाग होता था, अभी हमने देखा है। थोड़ा सा और है लगता है कुछ। दीवान मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग होता था। उसके बाद दीवान इंसा पत्रचार विभाग होता था। दीवान रसातल विदेश विभाग। दीवान खैरात दान विभाग। दीवान अमीर कृषि विभाग। दीवान अमीर खोही, तो कृषि विभाग होता था। दीवान बंदगान, तो ये दासों का विभाग था। दीवान इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग था। दीवान वकूफ़, ये व्यय विभाग था। फिर से 10 सेकंड पीछे करके एक बार फिर से सुन लीजिए अभी ही। कर व्यवस्था कैसी थी दिल्ली सल्तनत में? तो दिल्ली सुल्तानों के समय कुछ विशेष कर पर इस प्रकार थे। पहला है उस्र का नाम, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को उस्र कहते थे। दूसरा है खराज, तो गैर मुसलमानों पर भूमि कर को खराज, जबकि मुसलमानों से भूमि कर जो लिया जाता उसे उस्र कहते थे। फिर एक है खम्स, तो लूट में प्राप्त धन को खम्स कहते थे। और 1/5 भाग पर सुल्तान का अधिकार एवं 4/5 भाग पर सैनिकों एवं अन्य अधिकारियों का अधिकार होता था। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनता है तो उस समय को अगर, मतलब उस समय क्या उल्टा हो गया, 4/5 भाग क्या हो गया, स्वयं अपने लिए रखा था, नहीं मतलब सैनिकों को शायद दे दिया था, थोड़ा बदल जाता है। इसमें लिखा हुआ क्या है वैसे? फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर सभी सुल्तानों ने 4/5 भाग स्वयं अपने लिए रखा था, जबकि फिरोज शाह तुगलक जब आया तो 4/5 भाग सैनिकों को दे दिया, 1/5 भाग शासन के लिए रखा था, मतलब राजस्व में डाला गया। अब है जकात, चौथा नंबर का। मुसलमानों पर धार्मिक कर को जकात कहते हैं। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगता था तो उसको कहते थे जजिया, और जबकि मुसलमानों पर धार्मिक कर जो लगता था उसको जकात कहते थे। सेना की दशमलव प्रणाली क्या थी? तो एक होता था सरखेल, मतलब 10 घुड़सवारों का प्रधान जो था सरखेल कहते थे। सिपह सलार, तो 10 सरखेलों का प्रधान उसे सिपह सलार कहते थे, मतलब सरखेल से बड़ा सिपह सलार है। फिर अमीर, तो 10 सिपह सलाहकारों जो 10 सिपह सलारों का जो प्रधान होता था उसे अमीर कहते थे। और मलिक, तो 10 अमीरों का मलिक जो प्रधान होता था उसको मलिक कहते थे। खान, 10 मलिकों का प्रधान जो था उसे खान कहते थे। सुल्तान, सभी खानों का प्रधान सुल्तान कहलाता था।
तो सबसे बड़ा सुल्तान और सबसे छोटा सरखेल होता था सेना का दशमलव प्रणाली में। दशमलव मतलब 10 के ग्रुप वाली बात है। अब इक्ताओं का शासन कैसा था? तो प्रांतों को इक्ता के नाम से पुकारा जाता था। इक्ताओं को सिकों में विभाजित किया गया, जिसका प्रमुख एक सैनिक अधिकारी सिकदार होता था। सिकों को परगना में विभाजित किया जाता था, जिसका मुख्य अधिकारी आमिल होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जहां पर खुद मतलब भूस्वामी और मुकद्दम यानी मुखिया मुख्य अधिकारी थे। मतलब कुल मिलाकर बात ये हुआ कि भूस्वामी और मुखिया ये दोनों अधिकारी होते थे छोटे छोटे गांवों में, और भूस्वामी को खुद कहते थे और मुखिया को मुकद्दम कहते थे। प्रांतीय या सूबे के स्तर के अधिकारियों को वली मुख्ता या अमीर या मलिक पुकारा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान बजारत ने इक्ताओं की आय पर अपना नियंत्रण रखा और अंततः इक्ता प्रथा को समाप्त किया। फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत की थी। फिर है कारखाना। तो दिल्ली सुल्तानों ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक कारखाने खोले थे। इन कारखानों में बनने वाली वस्तुएं अमीरों और अन्य धनवान व्यक्तियों को बेची जाती थी, जिससे सुल्तान की आय में वृद्धि होती थी। अफीफ के अनुसार 2 तरह के कारखाने थे। कौन कौन से? रातीवी और गैर रातीवी। तो इनमें काम करने वाले व्यक्तियों को निश्चित वेतन दिया जाता था। किस में निश्चित वेतन दिया जाता था? रातीवी वाले कारखाने में। एक गैर रातीवी कारखाना जो होता था, यहाँ काम के अनुसार धन दिया जाता था। तो ये 2 तरीके का चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कारखाने की देखभाल के लिए मुतसर्रिफ नामक एक अधिकारी होता था, और सभी मुतसर्रिफों के ऊपर एक प्रधान मुतसर्रिफ होता था, जैसे भी होता है सुपरवाइजर, तो उस तरीके से। तो ये शासन व्यवस्था भी समाप्त हो गया। अब है 2.13 प्रांतीय राज्य। तो 26 मिनट हो गया है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बोरिंग होगा, तो ये नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया, अब धीरे धीरे सारा वीडियो आ जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और निवेदन है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब पर जरूर ध्यान दीजिए।